गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि विदित है, अभी पूरे देश में कोविड-19 फैला हुआ है और इसमें जो पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हमारी एक बहुत बड़ी फोर्स जो वो कोरोना योद्धाओं के रूप में कार्य कर रही है। पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा था कि जो इस प्रकार की हमारी टीमें हैं जो देश को एक बहुत बड़ी डिजीज से बाहर निकालने में लगी हुई है, दिन रात एक करके अपनी जान को दांव पे लगा करके, बावजूद उसके देश में कुछ इस प्रकार के अनसोशल एलिमेंट्स सामने आए जो कि हमारे इन कोरोना योद्धाओं को, जिनमें हमारी चाहे मेडिकल टीम्स हो, पुलिस के हमारे कार्मिक बंधु हो या इसी प्रकार से जो हमारे पैरा मेडिकल से संबंधित लोग हों, उनको उन पे अटैक किए गए, हमले किए गए, जिससे वो जिस क्षमताओं के साथ और जिस भावना के साथ लोगों को इस रोग से बाहर निकालने में कार्य कर रहे थे, उनमें बहुत अधिक जो है वो इस प्रकार की भावना घर कर गई कि हम एक तरफ तो जो है वो इन लोगों को, पेशेंट्स को जो वो ठीक करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ यही अटैक कर रहे हैं। तो दोस्तों, बीइंग ए पर्सन ऑफ लॉ, हम अगर कानून की बात करें तो हम ये जानेंगे कि 123 साल पहले देश में, हमारे देश में जो एक महामारी रोग अधिनियम 1897 का बना हुआ था, वो अभी भी लागू था और उसके जो प्रोविजंस जो है वो बहुत सफिशिएंट नहीं थे। एक बहुत छोटा सा अधिनियम बना हुआ था। हालांकि यहाँ मैं ये बता देना उपयुक्त समझूंगा कि पूरे देश में जब से लॉकआउट डिक्लेयर किया गया है, सीआरपीसी की धारा 144 जो वो काम कर रही है, आईपीसी की भी बहुत सारी धाराएं जो है वो उन पे लगाई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके ये जो चीज़ें हैं वो पर्याप्त नहीं महसूस हो रही थी और जो इस प्रकार के आरोपित व्यक्ति थे उनमें किसी भी प्रकार का खौफ जो वो देखने में नज़र नहीं आ रहा था। तो इसके लिए भारत सरकार ने ये देखा कि ये तो बहुत बड़ी गंभीर स्थिति जो है वो इससे उत्पन्न होने वाली है और इसको जो है वो हमें रोकना आवश्यक है। तो गत बीते बुधवार को भारत सरकार जो है वो एक ऑर्डिनेंस लेके आई, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 के अंतर्गत प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस के अंतर्गत लाया जा सकता है और भारत के महामहिम राष्ट्रपति जो वो इस प्रकार के अध्यादेश को तब पारित कर सकते हैं जबकि हमारी पार्लियामेंट सत्र में नहीं होती है। क्योंकि पार्लियामेंट सत्र में नहीं थी और इस प्रकार का लॉ बनाया जाना आवश्यक था, तो इसके लिए जो है वो 22 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इस प्रकार का एक संशोधित जो है वो अध्यादेश हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित किया, जिसे कि हम जो है वो एक एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं, महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 के रूप में जानते हैं। आइए हम जानते हैं कि इस एक्ट में ऐसे कौन से प्रोविजंस लाए गए हैं जिनके माध्यम से हमारे इन कोरोना योद्धाओं को जो है वो सेव किया गया है, सुरक्षित किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो एक्ट लाया गया, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, ये अगले 6 महीने तक ऑपरेशन में रहेगा। यानी 6 महीने तक तो चूँकि भारत के राष्ट्रपति महामहिम कोविंद ने जो है वो इसको उसी दिन इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे और उसी दिन संपूर्ण भारतवर्ष में ये लागू भी हो गया था। इसको आगे लागू रखने के लिए हमें अगले 6 महीने के भीतर हमारी पार्लियामेंट से इसे पारित करवाना होगा। लेकिन चूंकि 22 अप्रैल 2020 से एक ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमुलगेट हो चुका है और उसके प्रोविजन संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो चुके हैं। एक बहुत छोटा सा अमेंडमेंट एक्ट है ये। इसमें जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं वो विशेष करके हम देखेंगे कि एक तो सेक्शन ए इसमें जोड़ी गई है जिसमें डेफिनेशंस जो है वो परिभाषाएं संशोधित की गई है। इसमें इस प्रकार की जो परिभाषाएं हैं वो विशेष करके हमारे स्वास्थ्य सेवा कर्मियों से संबंधित है, हेल्थ केयर पर्सनल्स से संबंधित है, उनको रीडिफाइन किया गया है। एक्ट ऑफ वायलेंस यानी हिंसा की गतिविधि को
रीडिफाइन किया गया है, संपत्ति को रीडिफाइन किया गया है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारी इस प्रकार की ये जो कोरोना योद्धा है, उनकी ड्यूटी पे आते समय जाते समय इनके साथ किसी प्रकार की इनको इंजरी पहुंचाई जाती है, क्षति पहुंचाई जाती है, मानसिक पीड़ा पहुंचाई जाती है, या इनकी प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाई जाती है, या जहां भी इस प्रकार के क्वारंटाइन सेंटर्स घोषित किए गए हैं किसी भी बिल्डिंग में या दूसरे स्थान पर, वहाँ भी अगर किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई गई है तो इस अमेंडमेंट एक्ट की परिभाषा के अंतर्गत इसको जो वो शामिल कर लिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति इसमें अगर इस प्रकार के कार्मिक को हरेस करता है, तंग करता है, ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार के क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या किसी अन्य स्थान पर इस प्रकार का एक्ट ऑफ वायलेंस करता है या किसी प्रकार की बाधा पहुंचाता है, तो इस एक्ट की परिभाषा के अंतर्गत इसे जो है वो माना जाएगा। तो स्टार्टिंग से ही जो हम देखते हैं कि इस एक्ट में इसकी डेफिनेशन में ही जो है वो अमेंडमेंट कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की कस्टडी और उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हम देखते हैं कि जब वो काम कर रहे होते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यहाँ तक कि वो डॉक्यूमेंट्स भी फाड़ दिए जाते हैं, तो उनको भी इस एक्ट की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। अगर उनको भी क्षति पहुंचाई जाती है तो इस एक्ट की परिभाषा के अंतर्गत उनको जो है वो मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा इस एक्ट का जो बेसिक ऑब्जेक्ट था वो ये था कि इस प्रकार के लोगों के द्वारा, इस अनसोशल एलिमेंट्स के द्वारा जो हिंसा फैलाई जाती है उसको किस प्रकार से जो है वो हम एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में माने। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 2A जोड़ी गई और इसके साथ ही सेक्शन 3A भी जो है वो इसमें जोड़ी गई है, 3E तक जोड़ी गई है। इसमें जो मूल रूप से जो प्रोविजंस दिए गए वो ये दे दिए गए कि अगर कोई भी व्यक्ति इस अमेंडमेंट एक्ट की डेफिनेशन के अंतर्गत अगर इस प्रकार का कोई ऑफेंस करता है तो कम से कम 3 महीने की सज़ा का प्रावधान तो है ही, यानी 3 महीने से तो वो प्रारंभ होती है जो कि 5 वर्ष तक की होगी, और कम से कम पेनल्टी जो 50,000 से स्टार्ट होगी वो 5 लाख रुपए तक की हो सकेगी। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार का कोई ऑफेंस करेगा, इस अमेंडमेंट एक्ट के जो डेफिनेशन के अंतर्गत आता है, ऐसा कोई भी ऑफेंस या एक्ट करेगा तो उसको इस प्रकार की सज़ा से नवाजा जाएगा। इसी प्रकार से इस अध्यादेश में इसको जो वो नॉन कंपाउंडेबल बनाया गया है और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि FIR होने से 1 माह के भीतर जांच का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो पूरा केस का जो निपटान है यानी जजमेंट तक 1 साल तक की अवधि में जो वो आ जाना चाहिए। इसमें कोर्ट के द्वारा जो पेनल्टी इम्पोज की जाएगी और जो सज़ा दी जाएगी वो किसी भी प्रकार से कंपाउंडेबल नहीं होगी। और इस एक्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 3A में AK2 में जो है वो इसका इन्वेस्टिगेशन भी कम से कम इंस्पेक्टर रैंक के किसी अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, उससे नीचे के किसी कार्मिक पुलिस अधिकारी के द्वारा जो है वो इसकी जांच भी नहीं की जाएगी। तो एक गंभीर इश्यू के अंतर्गत जो है वो इसको लिया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जो बेशक चाहे एक छोटा सा अमेंडमेंट एक्ट होगा लेकिन इसके जो प्रोविजंस है वो बहुत अधिक कठोर है। इसमें इसको जैसा कि मैंने बताया कि गैर जमानती इसको बनाया गया और इंस्पेक्टर से ऊपर के कोई रैंक का व्यक्ति जो है वो ही इसमें जांच कर पाएगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे जो है वो इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 3H1 तक जो वो इस प्रकार के प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ये कहने को ये एक छोटा सा अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, लेकिन हमारे इन कोरोना योद्धाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम ये साबित होगा। और निश्चित रूप से हम देखेंगे कि ये जो प्रोविजंस लाए गए हैं इससे वो जो असामाजिक तत्व हैं जो इस प्रकार के हमारे चिकित्सा कर्मियों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ, सेवा कर्मियों के साथ जो इस एपिडेमिक डिजीज़ को नियंत्रण में करने में लगे हुए हैं, अगर किसी भी प्रकार की हिंसा या इंजरी या उनकी प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उनके लिए ये गंभीर दंडनीय अपराध होगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा हमारा अमेंडमेंट एक्ट के प्रावधान जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको ये प्रोविजंस कैसे लगे, आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।